हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां टेबल पर ना करीब 300 करोड़ रुपए का एक गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट रखा हो। ओके। 8 साल की पूरी सिक्योरिटी मिल रही हो, राइट। एक बहुत ही मैसिव ग्लोबल ब्रांड का सपोर्ट हो, राइट। और साइन करने वाले को बस अपना फेस और थोड़ा सा वक्त देना हो। हाँ। बाकी सारा काम लाइक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक वो ब्रांड खुद संभालेगा। जो कि जनरली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है इन डील्स में। एग्जैक्टली लेकिन सामने बैठा इंसान उस 300 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और आगे बढ़ने से क्लियरली मना कर देता है। बिजनेस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये प्योरली इरैशनल लगता है। आई मीन जब गारंटीड कैश सामने हो और आपको डेली ऑपरेशंस का कोई हेडेक न लेना हो तो कोई इंसान उस डील को रिजेक्ट क्यों ही करेगा। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उस लेवल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक कंफर्ट जोन मानकर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल, कंफर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। और अब यहाँ किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, और उस स्पेसिफिक मोमेंट की जहां उन्होंने इंडिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी एंडोर्समेंट डील को कंप्लीटली ठुकरा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, है ना? तो आज इस डीप डाइव में हम किसी क्रिकेट मैच के स्टैट्स की बात नहीं करेंगे। आज का हमारा मिशन उस मेंटल वॉर और उस ट्रांजिशन को डिकोड करना है जहां एक खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर की सेफ लाइफ छोड़कर खुद एक ओनर और को फाउंडर बनने का रिस्क उठाता है। और जो सोर्सेज हमने एनालाइज किए हैं वो इस शिफ्ट की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। सही कहा। जो लोग अभी ये सुन रहे हैं उन्होंने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी एक माइक्रो सिचुएशन शायद फेस की होगी कि क्या एक सेफ हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब चुनते हैं या थोड़ा पे कट लेकर किसी नई स्टार्टअप में इक्विटी लेने का रिस्क उठाते हैं। वहीं सेफ सैलरी वर्सेस ओनरशिप का माइंडसेट। और जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि जब 2025 में ये 300 करोड़ का 8 साल का रिन्यूअल ठुकराया गया और उसके बदले अगिलिटा स्पोर्ट्स के साथ मिलकर अपना खुद का 1/8 सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाया गया, तो वो मार्केट को एक बहुत लाउड मैसेज दे रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैश फ्लो हमेशा सेफ लगता है, पर रियल जनरेशनल वेल्थ हमेशा लेगेसी और ओनरशिप से बनती है। एग्जैक्टली। लेगेसी माइंडसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैश पर भारी पड़ता है। तो इस पूरी कहानी और इस 300 करोड़ के रिजेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, स्पेसिफिकली उस नंबर पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा एम्पायर खड़ा किया गया है, नंबर 18। नंबर 18, राइट? ये 18 सिर्फ एक ब्रांड का फ्लैशी नाम नहीं है, ये 18 उनकी जर्सी का नंबर रहा है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई। और इंसिडेंटली ये उनकी बर्थ डेट भी है, 5 नवंबर 1988। और यहीं से ब्रांड बिल्डिंग की सबसे बेसिक और सबसे मजबूत नींव शुरू होती है, जिसे हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं। हाँ। जब भी हम कोई रैंडम शू ब्रांड या अपैरल ब्रांड देखते हैं तो उसके पीछे ज्यादातर एक मार्केटिंग एजेंसी की बनाई हुई फिक्शनल स्टोरी होती है, एक बनावटी नैरेटिव होता है। पर ये 18 एक ऑथेंटिक एक्सटेंशन है उनकी पर्सनल आइडेंटिटी का, जो कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। कंज्यूमर्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन सा ब्रांड सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कौन सा एक्चुअली किसी के कोर कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब एक ब्रांड की शुरुआत किसी के ओरिजिन से होती है, जैसे उनके अपने जोशी नंबर से, तो मार्केट में कंज्यूमर ट्रस्ट का लेवल कंप्लीटली अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। और आई थिंक इसी ट्रस्ट के बेस पर 2017 में पूमा के साथ लगभग 110 करोड़ रुपए की डील से 18 की ऑफिशियल शुरुआत हुई थी। हाँ, 2017 में। उस वक्त अरेंजमेंट कंप्लीटली अलग था। डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि टेक्निकली ये एक ब्रांड एम्बेसडर वाला कोलैबोरेशन था। हालांकि पूमा के डिजाइनर्स उनकी पर्सनल वार्डरोब ब्राउज करके वहां से इंस्पिरेशन लेते थे। राइट, उनका एस्थेटिक यूज करते थे। हाँ, उनका इनपुट जरूर था। और उस टाइम कहा भी गया था कि ये 18 उनका तरीका है इंडियंस को कम आउट एंड प्ले कहने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कपड़े और जूते बनाना पूमा का ही काम था। ट्रू। और उस ट्रेडिशनल मॉडल में एथलीट का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है।
पूमा ने सारा कैपिटल लगाया, फैक्ट्रीज उनकी हैं, सप्लाई चेन उनकी, शोरूम्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सब उनके। एथलीट बस आके शूट करता है। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी आवाज और अपना फेस दिया सेल्स ड्राइव करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें एंडोर्समेंट और ओनरशिप का डिफरेंस समझना जरूरी है। एंडोर्समेंट में एक ग्लोबल एथलीट सिर्फ एक पावरफुल मार्केटिंग टूल होता है। मतलब वो बस कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहा है। हाँ, आप ब्रांड की ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, लेकिन कंपनी की एक्चुअल इक्विटी ग्रोथ उस ब्रांड के शेयर होल्डर्स के पास जाती है। एथलीट के पास सिर्फ एक फिक्स्ड रॉयल्टी या एंडोर्समेंट फी आती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत प्रीमियम शानदार घर में किराएदार बनकर रह रहे हो। ओह, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। मतलब घर बहुत लग्जूरियस है, आपकी पूमा जैसी 110 करोड़ की डील चल रही है। हाँ। आसपास के लोग आपको उस घर के बालकनी में खड़ा देखकर पहचानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ। लेकिन पेपर्स पर, कागजों पर उस जमीन और उस घर का ओनरशिप आपका नहीं है। सही बात है। और इस एनालॉजी में मैं एक लेयर और जोड़ देती हूँ। बताइए। अगर उस प्रीमियम घर में लीकेज हो जाए या सोसाइटी का मार्केट रेट अचानक गिर जाए, तो किराएदार बहुत आराम से अपना सामान पैक करके दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। फ्रीडम होती है उसके पास। एग्जैक्टली। एंडोर्समेंट की दुनिया का यही सबसे बड़ा फायदा है। पूमा अगर किसी स्कैंडल में फंस जाता या प्रोडक्ट की क्वालिटी अचानक गिर जाती, तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके नाइकी या एडिडास के पास जा सकते थे। ट्रू। लेकिन जैसे ही आप रेंट वाले घर से निकलकर अपनी खुद की बिल्डिंग खड़ी करने का फैसला करते हैं, रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। अगर आप सीमेंट खराब निकला तो बिल्डिंग कंप्लीटली आपके ऊपर गिरेगी। और आई थिंक यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जो उस 2025 वाले डिसीजन को इतना वाइल्ड बनाता है। बहुत वाइल्ड। 2025 में उनकी एज ऐसी थी जहां एक एथलीट प्रैक्टिकली अपने करियर के एब्सोल्यूट ट्वाइलाइट ईयर्स में होता है। और उस टाइम पूमा ने 8 साल का रिन्यूअल रखा, पूरे 300 करोड़ रुपए, जो कि एक मैसिव नंबर है। उन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया, 18 को एगैलिटा स्पोर्ट्स के साथ मिला दिया और सिर्फ अपना नाम नहीं दिया, अपनी पॉकेट से 40 करोड़ रुपए की पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर दी और को-फाउंडर बन गए। ये जो मूव है ना, एक गारंटीड मैसिव फी लेने से लेकर अपनी खुद की इक्विटी डालना, जिसे फाइनेंशियल टर्म्स में हम स्किन इन द गेम कहते हैं। हाँ। ये एक प्योर एंटरप्रेन्योरल पिवट है। हाँ। और इस बोल्ड मूव के पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभिषेक गंगुली। हाँ, गैलेटास के फाउंडर। एग्जैक्टली। ये एगैलिटा स्पोर्ट्स के फाउंडर हैं और यही वो इंसान है जो 2017 में पूमा इंडिया के एमडी थे, जिन्होंने वो पहली 110 करोड़ की डील साइन की थी। वेट, तो मतलब 2017 से लेके 2025 तक एक साइलेंट रिलेशनशिप बिल्ड हो रही थी बैकग्राउंड में। गांगुली ने पूमा छोड़कर अपनी कंपनी एजिलिटस बनाई और फिर उसके बाद पूरा ब्रांड उनके पास चला गया, जिसे बिजनेस की दुनिया में रिलेशनल कैपिटल कहते हैं। आप देखिए, आप सिर्फ नंबर्स पर या किसी फैंसी पिच डेक पर बेट नहीं करते, आप उन लोगों पर बेट करते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स और वर्क एथिक आपने सालों तक क्लोजली ऑब्जर्व की हो। मेक सेंस। वो जानते थे कि गांगुली को ग्राउंड रियलिटी पता है कि एक ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड इंडिया में एक्चुअली स्केल कैसे किया जाता है, इसलिए अपनी तरफ से 40 करोड़ डालना कोई अंधा रिस्क नहीं था, बल्कि एक हाईली कैलकुलेटेड बेट था। पर एक बात बताइए, नॉर्मली देखें तो ये 300 करोड़ बिल्कुल गारंटीड थे। कोई भी रैशनल इंसान यही सोचेगा कि भाई मैं तो क्रिकेट खेलने में बिजी हूं, मेरे पास डेली बिजनेस ऑपरेशंस देखने का टाइम थोड़ी है, रिस्क फ्री पैसा आ रहा है, चुपचाप ले लो। उसके बदले अपने 40 करोड़ रिस्क पर डालना, क्या ये प्योरली बिजनेस के नजरिए से एक फाइनेंशियल सुसाइड जैसा नहीं लगता? देखिए, सुपरफिशियली एक पॉइंट पर शायद लगे, लेकिन यहाँ मैथ और कंट्रोल का पूरा गेम समझना होगा। अगर आप 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो पहली बात वो टैक्सेबल इनकम है, और उसमें से एक बहुत बड़ा कट एड एजेंसीज और मैनेजर्स का होता है। टैक्सेस और कट्स मिलाकर काफी कम हो जाता है। और जो नेट आपके पास बचता है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। पर अगर आप एजिलिटास में को-फाउंडर बनते हैं, अपनी पर्सनल इक्विटी रखते हैं और कल को 1/8 स्केल करके $1 बिलियन कंपनी बन जाता है, तो आपकी उस इक्विटी की वैल्यू आसमान छू सकती है। मतलब अपसाइड की कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आप ब्रांड के डीएनए, उसकी प्राइसिंग और उसकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। ये लेगेसी माइंडसेट है। आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं जो आपके बाद भी जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब 40 करोड़ रुपए देकर टेक्निकली सिर्फ एक लेबल नहीं खरीदा गया, क्योंकि जब हमने डेटा चेक किया
तो पता चलता है कि अजलिता स्पोर्ट्स कोई नई या छोटे से गैराज में चलने वाली स्टार्टअप बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली नॉट। इनके पास नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और स्प्रिंग मार्केटिंग कैपिटल जैसी टॉप टियर इन्वेस्टमेंट फर्म्स का 600 करोड़ से ज्यादा का मैसिव फाइनेंशियल बैकिंग है। और सबसे बड़ा रिवील जो सोर्सेज में था कि 2023 में इन्होंने मोकीको शूज नाम की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अक्वायर किया था। और वही मोकीको शूज का एक्विजिशन इस पूरी डील का सबसे क्रिटिकल गेम चेंजर है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि कोई अपैरल या स्नीकर ब्रांड कैसे काम करता है। हाँ, नॉर्मल ब्रांड्स में क्या होता है? नॉर्मल इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स में क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी अपना ब्रांड लॉन्च करता है, अपना नाम और टैग लगाता है, पर जूते का एक्चुअल प्रोडक्शन चाइना, वियतनाम या किसी थर्ड पार्टी लोकल फैक्ट्री में हो रहा होता है। वाइट लेबलिंग जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर वो थर्ड पार्टी फैक्ट्री रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दे या सप्लाई में डिले कर दे या क्वालिटी खराब कर दे, तो उस सेलिब्रिटी ब्रांड की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बेसिकली सप्लाई चेन उनके हाथ में बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल। वो सिर्फ बाहर से पैकिंग और मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सही पकड़ा आपने। लेकिन अगिलेटास ने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का सिंपल मतलब ये है कि धागे से लेकर शोरूम तक, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, इन हाउस R&D लैब्स, फैक्ट्री फ्लोर से लेकर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ एक ही कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। वाओ। मोचिको शूज को अक्वायर करने से 18 को एक डेडिकेटेड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइन डायरेक्टली इन हाउस मिल गई है। ये तो वैसे ही हो गया कि पहले आप किसी बड़े डायरेक्टर की फिल्म में एक्टिंग करते थे। हाँ। और एक फिक्स्ड एक्टिंग फी लेते थे। फिर अचानक आपने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया और अपने खुद के सिनेमा घर भी खोल लिए। ये एनालॉजी बिल्कुल स्पॉट ऑन है। अब स्क्रिप्ट लिखने से लेकर स्क्रीन पर दिखाने तक सप्लाई चेन का हर एक सिंगल टच पॉइंट आपके ही कंट्रोल में है। फिल्म हिट होगी तो हर एक स्टेप का प्रॉफिट मार्जिन सीधा आपकी जेब में। और बात सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स की नहीं, बात क्वालिटी कंट्रोल की भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर आपको ग्लोबल लेवल पर compete करना है ना, तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवेयर बनाना पड़ेगा। कैजुअल कॉटन टी शर्ट्स तो आजकल कोई भी नई इंस्टाग्राम ब्रांड प्रिंट करके बेच देती है। हाँ, बिल्कुल। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर टी शर्ट बेच रहा है आजकल। राइट। पर एक प्रोफेशनल मैराथन रनर के लिए या एक एथलीट के लिए ऐसा जूता डिज़ाइन करना जो इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करे, जिसमें एडवांस सोल टेक्नोलॉजी हो, ये एक हाईली टेक्निकल R&D का गेम है। पूमा, नाइकी और एडिडास इसीलिए ग्लोबल जायंट्स हैं क्योंकि उनकी इन हाउस R&D फैसिलिटीज बहुत एडवांस्ड है। मेक सेंस। कैटेगरी में एंट्री लिए वो अब एंड टू एंड प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हैं और प्रोडक्ट के फंक्शन को खुद डिक्टेट कर रहे हैं। वो किसी एक्सटर्नल फैक्ट्री की मर्जी पर नहीं है। और जब हम विजन और उसके स्केल की बात करते हैं ना, तो 18 का पोर्टफोलियो दिखाता है कि ये कब का सिर्फ उन स्पोर्ट्स शूज से आगे निकल चुका है। एक पूरी लाइफस्टाइल सेल की जा रही है एक्चुअली। हाँ, पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है इनका। उन्होंने 18 सेलेक्ट लॉन्च किया जो प्योरली फॉर्मल शूज का सेगमेंट है, जिसका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मार्च 2025 तक लगभग 19.4 करोड़ रुपए रहा था, जो कि एक सॉलिड नंबर एक सब ब्रांड के लिए। बिल्कुल। फिर 2023 में एक डेडिकेटेड फिटनेस ऐप आई और फिर 18 कम्यून जो उनकी प्रीमियम रेस्टोरेंट चेन है। इसमें एक डिटेल मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगी। कौन सी? जुहू मुंबई में जो इनका आउटलेट है वो एक्चुअल में लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के हिस्टोरिक बंगलो गौरी कुंज के अंदर बनाया गया है। वहाँ एक तरफ क्रिकेट का नॉस्टैल्जिया है और दूसरी तरफ क्लासिक म्यूजिकल हेरिटेज का एक बहुत ही यूनिक एस्थेटिक ब्लेंड क्रिएट किया गया है। ये चॉइस बहुत डिलिबरेट है। लोग वहाँ सिर्फ एक मील खाने नहीं जा रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस कंज्यूम करने जा रहे हैं। दो अलग अलग कल्चरल लेगेसीज, स्पोर्ट्स और क्लासिक इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन। और ये वाइब सेल करता है। ये दिखाता है कि वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एक फीलिंग या एक प्रीमियम एस्थेटिक में कन्वर्ट करना बहुत डीपली समझते हैं। पर मैं यहाँ एक रियलिटी चेक भी देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। बिजनेस के हर चैप्टर में सिर्फ ग्लैमर और प्रॉफिट्स नहीं होते। जब आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो सारी बेट्स ऐसी हिट नहीं होती। बैलेंस शीट में रेड मार्क्स भी आते हैं और स्ट्रगल भी होता है। और वही इस केस स्टडी की सबसे हैरान करने वाली बात है। हम अक्सर यही अज्यूम कर लेते हैं कि इतने बड़े सुपरस्टार का नाम किसी प्रोडक्ट से जुड़ जाए तो वो तो अपने आप हिट हो जाएगा, बाहर कस्टमर की लाइन लग जाएगी। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स हमें एक बहुत ही ब्रूटल रियलिटी चेक देते हैं। वारो एंड ब्रांड
जिसमें वो को ओनर हैं और जिसे आदित्य बिरला ग्रुप और फ्लिपकार्ट जैसी मैसिव कंपनीज ने बैक किया है, वारोएन ने FY25 में 75.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस झेला है ह्यूज लॉस। और उनका रेवेन्यू भी 9% ड्रॉप होकर 223.22 करोड़ पर आ गया। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे आधी दुनिया फॉलो करती है, इतना बड़ा बिजनेस लॉस हमें एक्चुअल में बताता क्या है? उनका नाम उसे बचा क्यों नहीं पाया? ये ना बिजनेस का सबसे ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट एस्पेक्ट है। रॉगन एक कंप्लीटली अलग मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा था, अफोर्डेबली प्राइस्ड स्ट्रीटवेयर और कैजुअल फैशन। अब इंडिया में ये स्पेसिफिक सेगमेंट इंटेंसली कम्पिटिटिव है, मतलब मास मार्केट है। हाँ, और यहाँ ज़ूडियो, मैक्स और रिलायंस ट्रेंड्स जैसे जायंट्स बैठे हैं जो अग्रेसिव डिस्काउंट्स और मास वॉल्यूम पर प्ले करते हैं। रॉगन को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपने आप को स्केल करना था। ऐसे हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में किसी ग्लोबल सेलिब्रिटी का चेहरा होने से आपको शुरुआत का पुश मिलता है, पर लॉन्ग टर्म सेल्स की गारंटी नहीं होती। लोग एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। एक पॉइंट के बाद कंज्यूमर वही देखता है कि टी शर्ट की एक्चुअल यूनिट इकोनॉमिक्स और फैब्रिक क्वालिटी क्या है। जब आप इन हेवी डिस्काउंट वॉर्स में उतरते हैं ना, तो मार्जिन्स बुरी तरह स्क्वीज होते हैं। तो प्यूमा या अगिलिटस के फ्लैगशिप प्रीमियम स्पोर्ट शूज बेचना और किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्रॉन्ग के डिस्काउंटेड कपड़े बेचना, ये कंप्लीटली अलग स्ट्रैटेजीज हैं। एब्सोल्युटली अलग है। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना किसी भी पीआर नैरेटिव से बैलेंस शीट की सच्चाई नहीं छुपती। व्रॉन्ग का ये 75.5 करोड़ का लॉस एक जेन्युइन ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रगल है जो सब फेस करते हैं। एक असली बिजनेसमैन अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं है, एक्सेप्ट करता है। बिजनेस ऑपरेशंस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट अचानक बढ़ना, सप्लाई चेन डिलेज होना या इन्वेंट्री फंस जाना, ये सब हार्श रियलिटीज हैं। अगर आप 300 करोड़ का सेफ चेक ठुकराकर ओनरशिप का क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको लॉसेस वाले साल में उस हैवी प्रेशर को एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस हैवी प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने एक बहुत सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी काफी पहले से बना रखी थी। अगर उनके बाकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो उन्होंने काफी समझदारी से सिर्फ और सिर्फ अपने कोर एक्सपर्टीज के आसपास ही बेट्स लगाए हैं। वो एक बहुत स्मार्ट मूव रहा है। जैसे 2015 में ही जब उनका क्रिकेट करियर एब्सोल्यूट पीक की तरफ जा रहा था, उन्होंने चिजल फिटनेस चेन में लगभग 90 करोड़ रुपए डाले थे। फिटनेस उनका कोर है। हाँ, फिर उन्होंने हाइपराइस में इन्वेस्ट किया, जो कि एक एडवांस्ड रिकवरी टेक कंपनी है। रेज कॉफी, ब्लू ट्राइब जो प्लांट बेस्ड और सस्टेनेबल फूड बनाती है, और डिजिट इंश्योरेंस जहां उन्होंने अराउंड 2.2 करोड़ रुपए लगाए। ये सब इतना स्ट्रांगली डाइवर्सिफाई करके 2026 के स्टार्ट में उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 1090 करोड़ रुपए हो चुकी है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक बहुत ही क्लियर डिसिप्लिन दिखता है हमें। उन्होंने किसी रैंडम नई क्रिप्टो करेंसी में या किसी एवे ही हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अंधा पैसा नहीं फूंका। राइट। उन्होंने सिर्फ हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन और रिकवरी टेक में डीपली इन्वेस्ट किया। जी। ये वो चीजें हैं जो उनकी डेली लाइफ, उनकी हार्डकोर ट्रेनिंग और उनकी कोर एक्सपर्टीज का डायरेक्ट हिस्सा है। एक बहुत फेमस रूल ऑफ थंब है इन्वेस्टिंग का, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हाँ, वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट है शायद। एग्जैक्टली। कि सिर्फ उसी स्पेस में कैपिटल डालो जिसे आप डीपली और प्रैक्टिकली समझते हो। उन्होंने वही किया। और इन बिजनेसेस को पुश करने के लिए उनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो बाहर के किसी रेगुलर बिजनेस फाउंडर के पास कभी नहीं होती। ओह, आप उनके मैसिव इंस्टाग्राम लेवरेज की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। 26 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट हैं वो। हमारी रिसर्च एस्टिमेट करती है कि उनकी एक सिंगल स्पॉन्सर्ड पोस्ट की कमर्शियल वैल्यू लगभग 9 करोड़ रुपए होती है। ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज तो किसी भी नई ब्रांड के लिए एक एब्सोल्यूट चीट कोड जैसा है। मैं कहूंगी चीट कोड से भी बड़ा एडवांटेज है। देखिए, ई कॉमर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या होती है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नए बायर को अपने डिजिटल स्टोर तक लाने और उसे फाइनली खरीदारी करवाने का पर यूजर खर्चा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। नई ब्रांड्स हर रोज फेसबुक और गूगल एड्स पर करोड़ों रुपए जलाती हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए। पर OneAge या अग्लितास के केस में 264 मिलियन फॉलोअर्स एक मैसिव प्री बिल्ट कैप्टिव ऑडियंस है, जिसमें फैशन लवर्स हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट्स हैं, पूरी एक नई यंग जनरेशन है। सीधा एक्सेस है उनका इन लोगों तक।
जब कोहली अगली तास का नया जूता पहनकर जिम में ट्रेनिंग करते हुए एक सिंपल ऑर्गेनिक फोटो ड्रॉप करते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट शायद अगले ही दिन कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाता है, बिना मेटा या गूगल को एक भी रुपया एड रेवेन्यू दिए। वाह, ये ऑलमोस्ट फ्री हाई कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही सच्चाई है कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स इस इनबिल्ट पर्सनल मार्केटिंग इंजन से सच में डरते हैं। तो इस पूरे बिजनेस फ्रेमवर्क और उनके माइंडसेट को देखने के बाद एक बड़ा टेकअवे साफ निकल कर आता है। एक सक्सेसफुल एथलीट की लाइफ में एक ऐसी क्रॉसरोड जरूर आती है जहां उसे क्लियरली चुनना पड़ता है कि क्या वो किसी और ग्लोबल कॉरपोरेशन का एम्पायर बड़ा करता रहेगा अपने फेस से, या फिर वो सप्लाई चेन और सिस्टम को थॉरली समझकर खुद उस सिस्टम का ओनर बनेगा। ओनरशिप इज एवरीथिंग, राइट। 300 करोड़ रुपए की गारंटी डील को ना कहना ईगो नहीं था, बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी कैप्टिव ऑडियंस और अपनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू पर एक बहुत वेल कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस था। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ, क्योंकि जब तक आप किराया दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी लग्जरियस घर क्यों ना हो, आप एसेट बिल्ड नहीं कर रहे होते। एक्सेलाइटास और 1-8 के जरिए उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट सेट कर दिया है कि लेगेसी कैसे बनाई जाती है। हाँ, कि कैसे एक ग्लोबल स्टार अपने उस रिलेशनल कैपिटल और अटेंशन इकोनॉमी को स्मार्टली यूज करके पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इकोसिस्टम सीधा कंट्रोल कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही, ये पूरी अपैरल वैल्यू चेन को डिस्टर्ब कर रही है। बहुत सही बात है। जाते जाते एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा विचार जिसके बारे में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए। फिजिकल स्पोर्ट्स की अपनी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होती है। एक एथलीट की बॉडी एक पॉइंट के बाद उन प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर पहले जैसा compete नहीं कर सकती। नेचर का रूल है ये। कंप्लीटली रिटायर्ड एथलीट को इजीली 300 करोड़ का रिन्यूअल आगे चलकर नहीं ऑफर करते। लेकिन जो अगैलिलेटर्स का इकोसिस्टम यहाँ बनाया गया है, जो मोचिको का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जो R&D नेटवर्क यहाँ खड़ा किया गया है, वो उनके रिटायरमेंट के बाद भी अगले 50 साल तक कंटिन्यूअसली कैश फ्लो और लेगेसी जनरेट करता रहेगा। एक परमानेंट एसेट बन गया है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, क्या हम फ्यूचर में सच में एक नया ग्लोबल शिफ्ट देखने वाले हैं, जहां इमर्जिंग एथलीट्स, चाहे वो IPL के नए सुपरस्टार्स हों या कल के ग्लोबल फुटबॉल आइकन्स, वो ट्रेडिशनली सेफ करोड़ रुपए के एंडोर्समेंट फीस को डिक्लाइन करके डे 1 से ही अपनी खुद की फैक्ट्री और अपनी इक्विटी पर फोकस करेंगे? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और क्या इन एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट ब्रांड्स को अब सिर्फ इन एथलीट्स के ऑन-फील्ड टाइम से ही नहीं, बल्कि उनकी इस नई रूथलेस एंटरप्रेन्योरियल विजन से डरने लगना चाहिए? इस डीप आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पॉज करते हैं। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BUI के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन, हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।